सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट के अंतर्गत जो इकाई 2 है आपकी, और उसके अंतर्गत दिया गया है द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और द्विवेदी युग। ठीक है, तो देखिए आज हम करेंगे द्विवेदी युग से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं वो, और द्विवेदी युग के अंतर्गत जितनी भी आपकी जो कविताएं हैं वो लगी हुई हैं आपके इकाई 5 में, है ना। कविताएं लगी हुई हैं आपकी इकाई 5 में। तो इकाई 5 के अंतर्गत जितनी भी कविताएं हैं वो द्विवेदी युग के साथ ही आपको करवा दी जाएंगी। भारतेंदु युग के साथ करवा दी गई थी। कविताओं की इकाई है वो आपकी इसी जो भारतेंदु युग किया हमने, द्विवेदी युग किया है। फिर छायावाद के अंतर्गत छायावादी युग की कविताएं करवा देंगे और छायावाद युग करवा देंगे। और जो समकालीन प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, इन सभी के क्वेश्चन इस प्रकार से करवाएंगे कि आपकी उनकी जो कविताएं हैं वो भी आ जाएंगी और इकाई 5 आपको दोबारा न पढ़नी पड़े, इसी तरह से। ठीक है, इकाई 3 और इकाई 4 जो भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित है, तो जो यूथ कंपटीशन बुक्स मैं करवा रही हूँ आपको, उसके अंतर्गत जो इकाई जो हम कर रहे हैं वो क्लासें कम से कम 3-4 दिन तक और चलेंगी। फिर उसके बाद में आपकी पाश्चात्य काव्य शास्त्र और जो आपका भारतीय काव्य शास्त्र है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप वहाँ से लगाइएगा। आपकी इकाई 4 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और इकाई 3 भी उसी के अंतर्गत समाहित होगी। ठीक है, इकाई 5 आपके द्विवेदी युग, भारतेंदु युग इसके अंतर्गत हो जाएगी। जैसे जैसे युग पढ़ेंगे इनकी कविताएं भी और उनसे संबंधित भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। फिर उसके बाद में इकाई 6 जो आपकी उपन्यास से संबंधित है उसको बाद में करेंगे। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग को जागरण काल किस विद्वान ने कहा है। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने द्विवेदी युग को जागरण काल कहा है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में हिंदी गद्य पद्य की भाषा के परिमार्जक थे। क्या बताया है कि आधुनिक काल में हिंदी गद्य व पद्य की भाषा के परिमार्जक कौन थे? तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए इनका जो ये रचनाकाल, जो ये कवि हैं, इनके जन्म आपको याद होना चाहिए क्योंकि जन्म के हिसाब से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र जी का जन्म है सन 1915, रामचंद्र शुक्ल जी का है 1884, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है सन 1907। उसके बाद में है आधुनिक काल में हिंदी गद्य व पद्य की भाषा के परिमार्जक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। यहाँ पे आए हैं आपके जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म था सन 1850, बालमुकुंद गुप्त जी का जन्म सन 1865 है, श्याम सुंदर दास जी का जन्म सन 1875 और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का पुरस्कार किया, छायावादी कविताएं लिखी, प्रिय प्रवास की रचना की और बालोपयोगी साहित्य इन्होंने लिखा। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने खड़ी बोली का पुरस्कार किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया था? खड़ी बोली का पुरस्कार किया था। प्रिय प्रवास किसने लिखा? तो प्रिय प्रवास लिखा था हरियोध जी ने। ठीक है, द्विवेदी युग की मुख्य उपलब्धि क्या थी? द्विवेदी युग की मुख्य उपलब्धि क्या थी? खड़ी बोली। खड़ी बोली का विकास, व्याकरण, शुद्ध भाषा लिखना, सभी प्रकार की जो थी वो थी द्विवेदी युग में। देखिए द्विवेदी युग में किस कवि ने अपने कवियों को खड़ी बोली में कविता लिखने हेतु प्रोत्साहित किया? तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। गंगा लहरी, कान्य कुब्ज, स्वदेश कुंडल और अबला विलाप। तो देखिए गंगा लहरी इनका है किसके ऊपर है? ये जो गंगा लहरी है वो पंडित जगन्नाथ जी जो गंगा लहरी है उनका सवैयों में उनका अनुवाद किया था। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। याद करेंगे गंगा लहरी अगर आपसे रचना पूछी जाए किसकी है तो ये जगन्नाथ जी की। ठीक है, किसकी? पंडित जगन्नाथ जी की। लेकिन सवैया में अनुवाद किसने किया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। कान्य कुब्ज भी है इनकी सन 1907 की और अबला विलाप भी सन 1907 की इनकी रचना है। किनकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वदेश कुंडल किसकी है तो देखिए स्वदेश कुंडल है राय देवी। ठीक है, स्वदेश का जो कुंडल होता है उसको पहनने की आपने राय दी, तो राय देवी पूर्ण सिंह जी। ठीक है, अगला है
1857 के प्रथम संग्राम के बाद भारत के हिंदी प्रदेशों में आए राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो नव जागरण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नव जागरण के नाम से जाना जाता है। लेकिन बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम पड़ा था द्विवेदी युग। लेकिन पहले किस नाम से जाना जाता था? नव जागरण। हिंदी नवजागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? सामाजिक जीवन में परिवर्तन करना, हिंदी प्रदेश की जनता में स्वातंत्र्य चेतना जागृत करना, अहिंदी भाषी प्रदेशों का विकास करना, नए विषयों पर कविता करना। तो देखिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही आंसर ठीक है। आपके दिमाग में स्वयं आ गया होगा कि हिंदी प्रदेश की जनता में स्वातंत्र्य चेतना जागृत करना, यही था हिंदी नवजागरण की प्रमुख विशेषता। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से केवल अपने लेखों को प्रकाशित किया, अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का विकास किया, हिंदी गद्य का संस्कार, परिष्कार और परिमार्जन किया, और ब्रज भाषा का महत्व। तो देखिए द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य का संस्कार भी किया, परिष्कार भी किया और परिमार्जन भी किया। ये क्या करते थे कि जो कोई कविता लिख के इनके पास भेज देते थे तो क्या करते थे ये इनके उन कविताओं को पढ़कर, उन पद्यों को पढ़कर ये वापस भेजते थे कि इनमें ये व्याकरण अशुद्धियाँ हैं और इनको शुद्ध करके दोबारा से छपवाया जाए। ठीक है। अगला है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने वाले कवि कौन थे? क्या पूछा आपसे कि द्विवेदी जी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने वाले कौन थे? तो वो थे मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 1850, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, मैथिली शरण गुप्त 1886 और रामधारी सिंह दिनकर सन 1908। ठीक है। अगला है, सरस्वती पत्रिका से प्रेरित होकर कवि नए विषयों पर कविता करने लगे, ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली की रचना करने लगे। ए व बी दोनों और ए व बी दोनों ही ठीक है यहाँ पे। ठीक है। क्या है कि सरस्वती पत्रिका से प्रभावित होकर नए विषयों पर कविता करने लगे और ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली की रचना वो करने लगे थे। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन कविताएं परिपूर्ण थी। किससे परिपूर्ण थी? राष्ट्रीयता से, स्वदेशानुराग से, नव जागरण से, ये सभी। तो उत्तर आएगा आपका ये सभी, क्योंकि द्विवेदी युग की जो कविताएं थी, कवियों ने जो कविताएं लिखी थी वो किसमें? राष्ट्रीयता से भी संबंधित थी, नव जागरण से संबंधित थी और स्वदेशानुराग से भी संबंधित थी। सरस्वती पत्रिका के द्वारा द्विवेदी जी ने क्या किया था? ज्ञानवर्धन किया था, भाषा का महत्व समझाया था, गद्य पद्य के लिए नई राह निर्मित की थी और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ही यहाँ पे आंसर होगा। अगला है, नवजागरण चेतना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या है कि नवजागरण चेतना को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का है तो वो है द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका का। ठीक है। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सन 1903 से 1920 तक, मतलब 17 साल के लंबे कार्य इन्होंने किया सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। ठीक है। सरस्वती पत्रिका का आपसे प्रकाशन पूछा तो सन 1900। ठीक है। द्विवेदी युग की कविता हैं उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मकता, प्रकृति चित्रात्मक, नव जागरण परक, नगरी चेतनात्मक। तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा आपका उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक, क्योंकि जो द्विवेदी युग की कविता हैं उसमें उपदेश है और इतिवृत्तात्मकता भी है इसमें। द्विवेदी युग के काव्य की रचना हुई प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत और ये सभी। तो देखिए ये सभी, प्रबंध की भी हुई, मुक्तक की भी हुई, प्रगीत की भी हुई और ये सभी की भी। अगला है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की काव्य रचना की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? सदुकड़ी हिंदी का प्रयोग, शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग, संस्कृत की समासयुक्त पदावली का प्रयोग, उर्दू बहुल पदावली का प्रयोग। तो क्या आएगा यहाँ पे? संस्कृत की समासयुक्त पदावली का प्रयोग, यही आपका आंसर आएगा सी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की सर्वोत्तम रचना कौन सी है? तो इनकी सर्वोत्तम रचना है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास, जो सन 1914 में इनका खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। ठीक है। खड़ी बोली की रचना है प्रिय प्रवास। वेदई वनवास भी इनका क्या है? महाकाव्य, जो सन 1940 में प्रकाशित हुआ था। इसमें
वैदेही वनवास मतलब वैदेही यहाँ पे किसको कहा गया है? माता सीता को कहा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि वैदेही वनवास के अंतर्गत वैदेही किसको कहा गया है? तो माता सीता को कहा गया है। रस कलश इनकी 1940 की रचना है, लेकिन आप याद रखेंगे कि रीति ग्रंथों के अनुसार रीति ग्रंथ है ये, ठीक है। क्या है? रीति ग्रंथ है ये। अगला है प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? तो इसमें जो कृष्ण का मथुरा प्रवास है इसी को दर्शाया गया है। इसको जो प्रिय प्रवास है जो सन 1914 में और खड़ी बोली की प्रथम रचना है ये, और इसे हिंदी पहला महाकाव्य भी कहा जाता है खड़ी बोली का। तो ये कृष्ण का मथुरा प्रवास है, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। सीता का जो करुणामय चित्रण है वो कहाँ पे किया गया? वैदेही वनवास में। बुद्ध का गृह त्याग वो किसने? यशोधरा में है। और राम का वनवास शायद साकेत में है। वैसे तो लक्ष्मण और उर्मिला से संबंधित है साकेत, लेकिन उसमें शायद राम वनवास भी दिखाया गया होगा। प्रिय प्रवास महाकाव्य है, खड़ी बोली में है, प्रकृति वर्णन की दृष्टि से प्रशंसनीय है और उपरोक्त सभी। तो देखिए प्रिय प्रवास है, ये महाकाव्य भी है। कब का? सन 1914 का। किसका है ये? तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का, ठीक है। और इसमें खड़ी बोली का भी है ये, और प्रकृति वर्णन की दृष्टि से भी ये प्रशंसनीय है। तो ये उपरोक्त सभी आएगा। अगला है प्रिय प्रवास की रचना के बारे में कौन सा कथन असत्य पूछा आपसे? इसकी रचना हरिओद जी ने की, बिल्कुल ठीक है। इसकी रचना सन 1914 में हुई, ये भी बड़ा ठीक है। और यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का भी पूछा जा सकता है, और इसमें कुल 27 सर्ग हैं। यही बात गड़बड़ की है, क्योंकि ये इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं इसमें? 17 सर्ग हैं इसमें, 27 सर्ग नहीं हैं, ठीक है। अगला है प्रिय प्रवास के किस सर्ग में हरिओद जी ने विश्व प्रेम को व्यक्तिगत प्रेम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना है? क्या बताया है कि प्रिय प्रवास के किस सर्ग में हरिओद जी ने विश्व प्रेम को व्यक्तिगत प्रेम की अपेक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है? तो ये है 17वां सर्ग, मतलब इसका अंतिम सर्ग। अगला क्वेश्चन है, आपको असत्य का चुनाव करना है। हरिओद जी का जन्म 1865 से 1947, तो ये बिल्कुल ठीक है। हिंदी में इन्हें कवि सम्राट के रूप में जाना जाता है, तो ये भी ठीक है। फिर है प्रिय प्रवास, इनकी प्रसिद्ध रचना है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रिय प्रवास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रिय प्रवास के लिए इन्हें पुरस्कार तो मिला था, लेकिन कौन सा मिला था? बंगला पारितोषिक पुरस्कार मिला था, ठीक है। कौन सा मिला था? मंगला पारितोषिक सम्मान मिला था इनको, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला था, ठीक है। अगला है प्रिय प्रवास मूलतः किस रस से संबंधित है? तो ये है वियोग रस से संबंधित। किस रस से? वियोग श्रृंगार रस है, उससे संबंधित है प्रिय प्रवास। याद रखेंगे प्रिय प्रवास में मूलतः किस रस से संबंधित है ये? तो ये है वियोग श्रृंगार रस से। अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास की राधा के विरह संबंधी निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिय प्रवास की जो राधा के विरह संबंधी निम्न कथन हैं उनमें से कौन सा कथन असत्य है? राधा का विरह अन्य विरह काव्यों के जैसा ही मिलता है, ये गलत है, ठीक है। आपसे पूछा असत्य, क्योंकि जो राधा का विरह है वो अन्य विरह काव्यों की तरह नहीं मिलता है। कैसे मिलता है? देखिए, राधा में कृष्ण विरह उदारता, लोकहित और विश्व प्रेम के रूप में प्रस्फुटित हुआ है। देखिए, राधा में जो कृष्ण विरह है वो किस प्रकार का है? उदारता, लोकहित, विश्व प्रेम के रूप में प्रस्फुटित होता है, जबकि अन्य जो काव्य हैं उनमें लोकहित और विश्व प्रेम की बात नहीं की गई है। वह दिव्य गुण से संपन्न देवी बन जाती है, बिल्कुल ठीक है ये। राधा करुणा की उदार मूर्ति के रूप में प्रस्तुत होती है, और बिल्कुल ठीक है। आपका आंसर होगा यहाँ पे आपका ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। अगला है, हरिओद जी ने प्रिय प्रवास में पवन दूती प्रसंग रखा है, उसका एक मिनट। हरिओद जी ने प्रिय प्रवास में पवन दूती प्रसंग रखा है, उनका पवन दूती प्रसंग किससे प्रभावित है? आपसे पूछा है कि हरिओद जी ने प्रिय प्रवास में पवन दूती प्रसंग रखा है, लेकिन जो उनका पवन दूती प्रसंग है वो किससे प्रभावित है? तो वो है कालिदास के मेघदूतम से। किससे हैं? कालिदास के मेघदूतम से है। और यहाँ पे आपके मैथिली शरण गुप्त जी का यशोधरा आया है, जो सन 1932 का है। जायसी की पद्मावत सन 1540 बताई जाती है,
और तुलसीदास की रामचरितमानस सन 1631-32 संवत। ठीक है। हरिओद जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है? प्रेमिका से संबंधित इनका महत्वपूर्ण उपन्यास था कौन सा? रस कलश, क्योंकि हमने आपको बताया था रस कलश इनका रीथि ग्रंथ के अंतर्गत आता है। तो इसी में क्या बताया उन्होंने? प्रेमिकाओं के प्रकार बताए उन्होंने, कौन कौन से? लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, और उसकी आदर्श कल्पना किस में की है? रस कलश में की है। यहाँ पे इनके अन्य है। रस कलश इनका कब का है? तो सन 1940 का है इनका रस कलश। अगला है कृष्ण शतक, जो इनकी जो हरिओद जी हैं इनकी प्रथम रचना है कौन सी? रस कलश 1888 की। प्रिय प्रवास इनका 1914 का है, 1914, और वेदई वनवास इनका सन 1940 का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी ने किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया है? देखिए, द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो वो हैं मैथिलीशरण गुप्त जी। कौन है? मैथिलीशरण गुप्त जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 को हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 1865 को हुआ था। श्रीधर पाठक जी का जन्म सन 1869 या 58 को हुआ था। मैथिलीशरण गुप्त जी का जन्म है सन 1886। ठीक है। अगला है, मैथिलीशरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी वो थी भारत भारती। भारत भारती के लिए आप तथ्य याद रखेंगे। पहला तथ्य क्या? इसकी रचना सन 1912 में हुई थी। इसके लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। किसकी? राष्ट्र कवि की उपाधि। ये सरकार के द्वारा थोड़े दिन तक प्रतिबंधित भी रही थी। उसके बाद में राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिलीशरण गुप्त जी को देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी जी। ये बातें आप याद रखेंगे। फिर इनका दोबारा से देख लेते हैं हम। देश प्रेम की धूम मचाई किसने? भारत भारती ने। देखिए, साकेत है इनका सन 1931 का, इसमें 12 सर्ग हैं। यशोधरा है इनका सन 1932, भारत भारती सन 1912, और जो जय भारत है ये सन 1952 है इनका। जय भारत के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है कि ये खंड काव्य है या महाकाव्य है। तो देखिए, जो जय भारत है ये खंड काव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? यहीं पे आ गया क्वेश्चन कि मैथिलीशरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि देने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थी। ठीक है। मैथिलीशरण गुप्त की 2 अमर रचनाएं कौन सी हैं? साकेत और यशोधरा, साकेत और नहुष, यशोधरा और अनक, यशोधरा और सिद्धराज। आपसे पूछा है कि जो मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना है, जो उन्हें 2 अमर रचनाएं उनकी, वो हैं साकेत और यशोधरा। क्या है? साकेत और यशोधरा। साकेत इनका सन 1931 का है और यशोधरा इनका सन 1932 है। ठीक है। उसके बाद में आपका साकेत 31, तो नहुष है इनका 1940, यशोधरा इनकी सन 1932, और अनग है इनका सन 1925 का। यशोधरा इनकी सन 1931 और सिद्धराज है इनका सन 1935 का। ठीक है। ये इनकी रचनाएं हैं। अगला है, मैथिलीशरण गुप्त के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपसे पूछा है कि मैथिलीशरण गुप्त के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, मैथिलीशरण गुप्त राम भक्त कवि थे, तो ये इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, क्योंकि ये राम भक्त कवि थे। साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साकेत है वो किस पर आधारित है? राम कथा पर आधारित है, और उसमें उर्मिला के जो विरह है उसके बारे में भी बताया गया है। साकेत में 9वें सर्ग में उर्मिला विरह वर्णन है, ये भी ठीक है। यशोधरा कृष्ण पर आधारित काव्य है, तो ये गलत है, क्योंकि यशोधरा है वो महाकाव्य है, और किसके ऊपर आधारित है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी है इसमें, और उसको केंद्र में रखकर ये महाकाव्य लिखा गया है। इसमें क्या है कि इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का विरह जन्य जो पीड़ा है उनकी, उनको विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है। अगला है, मैथिलीशरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदी संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया? ठीक है। किसको कहा गया? मैथिलीशरण गुप्त की कौन सी काव्य कृति है जिसको हिंदी संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया? तो वो है जय भारत। ये एक खंड काव्य है सन 1952 का। साकेत है सन 1931, यशोधरा सन 1932 और विष्णुप्रिया है सन 1957।
अगला है मैथिली शरण गुप्त का जयद्रथ वध कब का है? मैथिली शरण गुप्त का जो जयद्रथ वध वो क्या है? एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है ये। जयद्रथ वध अगर इनका पूछा जाए आपसे कब का है तो सन 1910 का है। ठीक है। गुप्त जी किस रचना पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था? क्या पूछा है? गुप्त जी की किस रचना पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इनकी रचना थी भारत भारती सन 1912 की। इसके ऊपर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था। भारत भारती के लिए इन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। राष्ट्रकवि कहने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी। ठीक है। साकेत है इनका सन 1931 और द्वापर है इनका 1936। पंचवटी है इनका 1925 की रचनाएं। अगला है विरहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? विरहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? तो वो हुआ है साकेत में हुआ है। किसका? साकेत में हुआ है उर्मिला का। यशोधरा में यशोधरा का हुआ। विष्णुप्रिया में विष्णुप्रिया का हुआ। आपको पता होना चाहिए कि साकेत में जो उर्मिला है उसका हुआ था सन 1931 का है ये। यशोधरा में क्या है कि यशोधरा जो महाकाव्य है उसमें गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को केंद्र में रखकर महाकाव्य लिखा गया है। और गौतम बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा उसकी वीरजिन्य पीड़ा का विशेष महत्व है। और जो विष्णुप्रिया है इसमें किसकी वीर्य का वर्णन है? तो इसमें विष्णुप्रिया का वर्णन है। और ये कब का है? सन 1957। अगर आपसे पूछा जाए कि विष्णुप्रिया कौन थी तो ये चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी विष्णुप्रिया। एक एक बात को आपको कन्फर्म होना चाहिए। आप क्वेश्चन करते समय आपको ये होना चाहिए कि आप चारों ऑप्शन बिल्कुल खोल के रख देंगे तो आपको कोई भी किसी भी एग्जाम से करेक्ट करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। चैतन्य महाप्रभु आ गए यहाँ पे देखिए। चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग तप और उनकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो वह विष्णुप्रिया में। कब का है ये? सन 1957 का है। सुलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है। द्वापर, यशोधरा, गुरुकुल और पथिक। तो पथिक इनकी रचना नहीं है। जबकि द्वापर सन 1936 का है, यशोधरा सन 1932 का है और गुरुकुल सन 1929 का है। जबकि पथिक आपसे पूछा जाए तो ये सन 1920 और कहीं कहीं पे आपको 21 में मिल सकता है। और ये रामनरेश त्रिपाठी का काव्य संग्रह है। अगला है नायिका भेद वर्णन के विरोधी हैं। कौन है नायिका भेद वर्णन के विरोधी? तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। इन्होंने नायिका वर्णन के लिए बिल्कुल मना किया था। गुप्त जी ने अनेक रचनाएं लिखी। इनकी किस रचना के बाद इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है? तो भारत भारती के लिए। ठीक है। सन 1912 की है भारत भारती। कुणाल गीत इनकी सन 1942 है। यशोधरा 1932 है और साकेत सन 1931 है। देखिए क्वेश्चन तो काफ़ी करवाने के दिल में थी। तो देखिए 1 घंटे की क्लास भी लेने की दिल में थी मेरे, लेकिन नहीं हो पाएगा। मैं अभी करती हूँ थोड़ी देर बाद में ही। ठीक है। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।